सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम तेजस श्रीवास्तव है और आज हम लोग क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग एक एक करके इसके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। हर टॉपिक का अलग वीडियो है। चैप्टर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो पहले से आपके लिए अपलोडेड है, आप उसको जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप किस सोर्स से पढ़ा रहे हो, या हम अगर उस सोर्स की बुक से पढ़ना चाहें तो आप बता दीजिए। तो देखो, मैं आपको इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। ये है आपकी डॉक्टर वी के शर्मा सर की सरस्वती पब्लिकेशन की हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, और आपके क्लास 12 की ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 का जो अपडेटेड वर्जन है, ये वो है। और साथ में अरिहंत जी की बुक है, उससे मैं आपको नोट्स कंबाइन करके यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स भी आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, वहां से आप इसके प्रिंट निकलवा सकते हो या खुद नोट कर सकते हो या फिर रीड कर सकते हो अपने डिवाइस में। और इसका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि इसको पढ़ने के बाद फटाफट हम इसको शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका असेसमेंट हो जाए। तो यहाँ पे यूनिट 2 हम अपना स्टार्ट करेंगे, और यूनिट 2 में आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज गाइडलाइंस। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पर आपको समझना जरूरी है एज ग्रुप्स के बारे में और उनका फीचर्स क्या होते हैं उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के बारे में, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स, ये आपका चैप्टर 2 का नाम है। तो इसमें आप जैसे कि नाम से समझ पा रहे हो कि बच्चों में और महिलाओं में जो खेल की जरूरतें हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। काफी अच्छा चैप्टर है, काफी अच्छे आपको इसमें डिफॉर्मिटीज अभी पढ़ने को मिलेंगी। विमेन इन स्पोर्ट्स में काफी डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। पर आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डब्ल्यूएचओ की क्या गाइडलाइंस है अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी कुछ एज ग्रुप्स हैं। इन्फेंटहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, एडल्टहुड है। अर्ली चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच में आपका मिडिल चाइल्डहुड भी दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी प्रीनेटल स्टेज, नेटल स्टेज, ये सब आपके में नहीं है तो हम उतना नहीं पढ़ेंगे। जितना आपके में जरूरत है उतना हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस की। हम बात कर लेते हैं डिफरेंट स्टेजेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो, इस बात पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। आई होप मैं ऊपर यहाँ कुछ मिस ना कर गया हूँ, ठीक है। तो एक यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, देख लो। द पोस्टरल डिफॉर्मिटीज। अब पोस्टरल डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं? हमारी बॉडी में जो हमारा शरीर होता है, जो हमारे बोन्स होते हैं, जब वो कुछ एबनॉर्मल शेप ले लेते हैं, वो जेनेटिकली हो सकता है, फ्रॉम बर्थ हो सकता है, कॉन्जेनाइटल हो सकता है, या फिर आपके किसी लंबे प्रोसेस में या लंबे टाइम स्पैन में आपकी बॉडी का कोई पोस्चर वो गलत है और आपने उसको मेंटेन करके रख दिया। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे झुक के चलते हैं, तो शुरू शुरू में तो ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी एज बढ़ती है तो बोन्स उसी शेप में आपकी फिक्स हो जाती हैं और फिर आपकी बॉडी का शेप ही ऐसे आगे झुका हुआ हो जाता है। तो ये आपकी डिफॉर्मिटीज होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, और इनको फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू क्योर भी किया जा सकता है। तो हालांकि ये आपका टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, पर यहाँ पे हम डब्ल्यूएचओ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है। देखो, बहुत सिंपल सा फर्क होता है। वैसे तो आप इसको समझोगे कि एक ही टर्म है, लेकिन ये आपको अलग अलग डिफाइन करने को आ सकता है पेपर में। तो देखो, ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, वेट, हाइट। ये हम बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के। और ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि आप देख सकते हैं साइज, आप बता सकते हो किसी इंसान का कद, आप बता सकते हो कि भाई वो 170 सेंटीमीटर का है, 180 सेंटीमीटर का है। वेट आप बता सकते हो 50 किलो का है, 60 किलो का है। हाइट आप उसकी बता सकते हो, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये क्वालिटेटिव होता है, इसमें आप कोई नंबर नहीं दे सकते हो, नंबर देना इसमें टफ हो जाता है, ठीक है। ये आपकी स्किल्स के बारे में बात करता है कि भाई आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका फंक्शन कैसा है। तो देखो, एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक टाइम के बाद आके रुक जाता है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट आपका हमेशा चलता रहता है। अब आपको पता है कि एक ह्यूमन का एक एज, एक रेंज होती है जहां तक आपकी हाइट बढ़ेगी। उसके बाद आपकी हाइट बढ़ना जो होता है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी बोन्स फिक्स हो जाती हैं, वो कंप्लीटली फ्यूज हो जाती हैं। लेकिन ग्रोथ देखो यहाँ पे रुक रही है, लेकिन क्या कभी हमारा डेवलपमेंट रुक सकता है? क्या हमारा मानसिक जो हम डेवलप करते हैं खुद को, वो कभी रुकेगा? कॉग्निटिव तरीके से कभी रुकेगा? नहीं। फिजिकली कभी हम रुकेंगे? नहीं। हम स्ट्रांग होते चले जाएंगे या हम वीक होते चले जाएंगे। हम सोशली क्या वीक या स्ट्रांग एक टाइम पे रुक जाते हैं? नहीं। या तो हम सोशली स्ट्रांग होते रहेंगे या फिर वीक होते रहेंगे। तो ये डेवलपमेंट जो है ये हमारा चलता रहता है, लेकिन ग्रोथ एक टाइम पे रुक जाती है, ठीक है। अब ग्रोथ देखो, जनरली हम फिजिकली देख सकते हैं कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना मोटा है। डेवलपमेंट हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से देख सकते हैं। मेजरमेंट हो सकता है इसमें, ठीक है। इसमें कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है। अब आप ये कह सकते हो कि हाँ, आईक्यू हम लगा सकते हैं, किसी का आईक्यू का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं होते हैं। टाइम लिमिट स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी। एक मैच्योरिटी की जो एज आती है ह्यूमन बीइंग में, उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप अगर अपने डेथ बेड पे भी लेटे हुए हो तो भी आप कुछ ना कुछ चीजें ऑब्जर्व करके सीख रहे हो और समझ रहे हो, ठीक है।
और फॉर एग्जाम्पल गेन इन हाइट वेट और लर्निंग टू टॉक थिंक या सोशलाइज। तो ये आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलो हम फटाफट बात कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट स्टेजेस इंक्लूड चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर अपीयरेंस दैट इज इन फिजिकल इन नेचर, मेंटल डेवलपमेंट स्टेजेस दैट आर रिलेटेड टू माइंड। तो ये दोनों चीज हम देख चुके हैं कि हमारा फिजिकली डेवलप भी हो सकता है और मेंटली भी हम डेवलप हो सकते हैं। अब देखो इस पूरे चैप्टर को मैंने सिर्फ एक ही यहाँ पे पीपीटी में या फिर एक ही आप समझ सकते हो कि एक ही पेज पे मैंने पूरा फिक्स कर दिया है। यही आपको पढ़ना है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो याद रखना है आपको यहाँ पे जो आपके एज रेंज है और उसको डेवलपमेंट स्टेज को क्या बोलते हैं। तो 0 to 2 इयर्स अगर कोई बच्चा है तो उसको हम इन्फेंटहुड बोलेंगे। अर्ली चाइल्डहुड आपका 3 से 7 साल का, मिडिल चाइल्डहुड 8 से 12, एडोलसेंस 13 से 18 और अडल्टहुड आपका 18 से ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब अडल्टहुड में भी अर्ली अडल्टहुड होता है, मिडिल अडल्टहुड होता है, लेटर अडल्टहुड होता है, बट इतना क्योंकि आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ है तो हम उतना ज्यादा फोकस उसको नहीं करेंगे। बाकी आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ ले कि भाई इन्फेंटहुड की एज क्या होती है, ऑप्शंस आ जाए आपको एमसीक्यू में 0 से 3, 1 से 3, 0 से 4, 0 से 2, तो आपको पता होना चाहिए 0 से 2 होता है। फिर अर्ली, मिडिल, एडोलसेंस, अडल्टहुड आपको पता होना चाहिए। अब देखो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि इनके अंदर होता क्या है ना? और आपको एक्सरसाइज गाइडलाइंस आपकी क्या है जो डब्ल्यूएचओ ने देके रखी है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में दी थी आपके बुक में, तो मैंने इसको ब्रीफ में करके यहाँ पे रख दिया, तो इससे भी आप आराम से समझ जाओगे। और ये हिंदी में भी है, तो ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा, तो जो हिंदी में चाहे वो भी इसको पढ़ सकते हैं। देखो 0 से 2 साल के बच्चे की बात करें, 0 से 2 साल का जो इन्फेंटहुड है, एक चाइल्ड है, उसमें क्या है, रैपिड ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट उसका होता है। ठीक है, कैसे होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, आप समझ रहे हो कि हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है। मोटर स्किल्स बेसिकली आपके बॉडी के जो मूवमेंट है, जब आप उनको सीखते हो तो उसके बारे में बात होती है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारा हेड को कंट्रोल करना, हेड हमारा एक बड़ा मसल का पार्ट है, बड़ा बॉडी पार्ट है, हमारे हैंड्स को कंट्रोल करना, यहाँ पे ग्रास्पिंग करना, स्टैंडिंग करना, अपने पैरों पे खड़े हो जाना, ये सब क्या है आपके ग्रॉस मोटर स्किल के पार्ट है। और जो एक बच्चा होता है वो ये सारी चीजें अपनी शो करना शुरू कर देता है 2 साल और 0 के बीच में। अब एक्सरसाइज गाइडलाइंस क्या है, तो सबसे पहले एनकरेज एक्टिविटी प्ले थ्रू आउट द डे। तो भाई आपको पूरे दिन उसको एक्टिविटी प्ले पे फोकस रखना है। ये नहीं कि आप उसको बैठा के 2 साल की उम्र में ए बी सी डी और 1 2 3 बोलो, नहीं। आप उसको खेलने दो, आप उसको कलर्स के साथ खेलने दो, टॉयज के साथ खेलने दो, उसको दौड़ने दो, चीजें ऑब्जर्व करने दो, उससे बात करो, उसको बुलाओ, उसको भगाओ, ये सारी चीजें आप उसको करो। ठीक है, लाइट एक्सरसाइजेस आप उसको करवा सकते हो। क्या क्या, रीचिंग करवा सकते हो, कोई सामान रख दिया, उससे बोलो कि उसको पकड़ो, ऐसे उसको थोड़ा सा ऊपर हाइट करो अपनी, उसको उठाओ। ग्रास्पिंग, आप किसी चीज को पकड़ना सिखा सकते हो, किसी चीज को धक्का देना, किसी चीज को खींचना, ये सारी चीजें आप उसको सिखाओगे। ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स में जो बड़े बॉडी मूवमेंट्स आपके हो गए, फाइन मोटर क्या हो गया, जो आपके छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे मैं ये फिंगर हिला दूं या मैं इस पेन को पकड़ा हूं, तो ये फाइन मोटर है। ग्रॉस में जब हमारी बड़ी बॉडी मसल्स जो हमारी यूज होती है, जंप करना, भागना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सिटिंग, क्रॉलिंग, ये सारी चीजें आप करोगे। सेफ एनवायरनमेंट फॉर एक्टिविटीज, आपका जो एनवायरनमेंट है, जो घर है, वो सेफ होना चाहिए। ठीक है, और टॉडलर्स एटलीस्ट 3 आवर्स एक्टिव डेली। तो भाई इन बच्चों को आपको क्या करना है, कम से कम 3 घंटे रोज एक्टिव रखना है। ये नहीं कि आप उसको दिन भर सुला रहे हो और दूध पिला रहे हो और खिला रहे हो, घुमा फिरा रहे हो, नहीं। उसको आपको एक्टिव रखना है। ठीक है, उसको भगाओ, चलाओ, क्रॉल कराओ, उससे बातें करो, उसको शेप्स दो, कुछ भी करने को दो, लेकिन उसको कुछ तो करवाओ। ठीक है, चलो। फिर अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो 3 से 7 साल में क्या है, रैपिड मोटर डेवलपमेंट। अब आपका मोटर डेवलपमेंट जो होता है बहुत तेज हो जाता है, बच्चे ग्रास्प करने लगते हैं चीजों को। फोकस ऑन पार्टिसिपेशन ओवर कंपटीशन, यहाँ पे बच्चों को पार्टिसिपेशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि उनके कंपटीशन पे। ये नहीं कि आपने 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया और बोला कि आपस में चलो तुम्हारे बीच में कंपटीशन है, तो इससे जो थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है वो खराब होता है। इंस्टेड आप पार्टिसिपेशन पे फोकस कराओ और उनको बोलो मिलके खेलो और खुद को डेवलप करो। डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, अब आपकी जो छोटी छोटी मोटर स्किल्स होती है, यानी कि इस पेन को पकड़ना, ये सारी चीजें आप कर पाते हो। ठीक है, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी आपका अच्छा होता है कि आंखों से आप देखते हो और हाथ से आप परफॉर्म करते हो, तो वो भी आपका अच्छा होता है। ठीक है, जैसे कि आपका वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, बहुत सारे गेम इसके एग्जाम्पल्स। अब है डेवलप मूवमेंट स्किल्स। तो डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि आपको अपने यहाँ पे मूवमेंट स्किल्स को डेवलप करना है। क्या क्या, जंपिंग, कूदना, हॉपिंग करना, किसी चीज को थ्रो करना, लात मारना, ये सारी चीजें आपको करना है। एक्टिविटीज फॉर फाइन मोटर स्किल्स, रनिंग करो, स्क्वीजिंग करो, किसी चीज को से दबाओ, बिल्डिंग करो, कोई चीज बनाने की कोशिश करो। सिंपल गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कम से कम 60 मिनट की रोज आपकी डेली एक्टिविटी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि स्ट्रक्चर्ड हो, अगर आप किसी एकेडमी में एडमिशन करा दो उसका, तो वहां पे सही तरीके से ट्रेनिंग होगी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की। या फिर अनस्ट्रक्चर्ड, उसको पार्क में छोड़ दो दोस्तों के साथ और बोलो भागो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, तो कुछ भी वो हो सकती है, लेकिन 60 घंटे रोज आपको 60 मिनट रोज आपको ये करना है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनको नोट कर लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछी जा सकती हैं, प्लस आपको ये याद भी रहेंगी, तो आप आंसर भी अपना अच्छा लिख पाओगे। ठीक है, फिर है मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि 8 से 12 साल, डिजायर टू एक्सेल इन मोटर स्किल्स। अब आपकी एक
इच्छा होती है बच्चों की कि वो अपनी मोटर स्किल्स अच्छी करे। अगर वो भाग लेता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं सबसे तेज भागूं। अगर मैं फुटबॉल खेल लेता हूं तो मेरा मन करता है मैं सबसे अच्छा फुटबॉल खेलूं। तो ये थोड़ा सा फीलिंग बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाता है। इंप्रूव बैलेंस, उनका बैलेंस अच्छा हो जाता है। फाइन मूवमेंट्स, उनके मूवमेंट्स अच्छे हो जाएंगे। स्पीड अच्छी हो जाती है और कंपटीशन से उनको इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देना चाहिए कि हाँ, अब तुम्हें लोगों से कॉम्पीट करके जीतने की भी कोशिश करनी है। ठीक है, डेवलप, तो ये पॉइंट भी देखो इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन से कहाँ पे हम अब इंट्रोड्यूस करते हैं एक बच्चे को, तो मिडिल चाइल्डहुड में हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। डेवलप बॉडी कंट्रोल, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ऑलमोस्ट सेम चीज है। एंड्योरेंस आपको यहाँ पे डेवलप करना शुरू करना है। जिनको नहीं पता एंड्योरेंस क्या होता है, एंड्योरेंस को आप एक तरीके से स्टैमिना समझ सकते हो, यानी कि आप फटीग की कंडीशन में, जब आप थके हुए हो, उस कंडीशन में आप अपने काम को कितने देर तक कर सकते हो, उसको हम एंड्योरेंस बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में हम जनरली उसको स्टैमिना बोल देते हैं और स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में हम इसको एंड्योरेंस बोलेंगे। ठीक है, अब गेम विद रूल्स आप खिलाओगे, फेयर प्ले कराओगे, स्ट्रेटेजीज के बारे में सिखाओगे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन की बात हो चुकी है। ठीक है, रेगुलर एक्टिविटी, साइकिलिंग, जंपिंग रोप, राइडिंग, ये सारी चीजें आप उनको कराना शुरू कर दोगे। इसके बाद एडोलसेंस की अगर हम बात करें तो एडोलसेंस में क्या है, 13 से 18 साल में रैपिड ग्रोथ एंड बॉडी चेंजेस, तो ये आपका प्यूबर्टी पीरियड भी हो सकता है काइंड ऑफ, तो यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स आपके होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपका 10th 12th वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी होते हो कि फ्यूचर में क्या करना है, कैरियर कैसे डेवलप करना है, मैं पास हो रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, ये सारी चीजें। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है भाई, अपना ध्यान आप रखने लगते हो, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ भी आपकी अच्छी हो जाती है। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या गलत है क्या सही। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि क्या क्या होती हैं चीजें। अब एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिनिमम 60 मिनट्स पर डे ऑफ मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज, यानी कि नॉर्मल से लेके हाई लेवल की आपको एक्सरसाइजेस करनी है रोज 60 मिनट तक। एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, जहां पे हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, वो एक्सरसाइजेज या फिर वो ट्रेनिंग जहां पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, जिसको आप एक तरीके से एंड्योरेंस भी बोल सकते हो। क्योंकि एंड्योरेंस कब होता है, जब आप लंबे टाइम तक किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे, तभी आपका स्टैमिना एंड्योरेंस डेवलप होगा। और उस एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए जो आप लंबी एक्टिविटी कर रहे हो, उसके लिए आपको सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो जो भी एक्टिविटीज में आप ऑक्सीजन का यूज कर रहे हो अपने एक्सरसाइज को करने के लिए या फिर अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए, वो आपकी एरोबिक एक्सरसाइज कहलाती है। और वो आपके कुछ पर्टिकुलर ट्रेनिंग या फिर एक्सरसाइजेज जिसमें आपको ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी एनारोबिक एक्सरसाइज कहलाती है। जैसे कि जंपिंग हो गया नॉर्मल, या 50 मीटर भागना हो गया, उसमें ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं है जितना एंड्योरेंस में कि आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भागो, उसमें जरूरत है। ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, स्विमिंग करना हो सकता है, साइकिलिंग हो सकती है। ठीक है, बोन मसल स्ट्रेंथनिंग, अब स्ट्रेंथनिंग पे भी आप फोकस करना शुरू कर दोगे। बास्केटबॉल खेल सकते हो, उसके लिए जंप रोप कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए जितनी भी चीजें हैं वो आपकी यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। और ऑप्शनल में आपका वेट ट्रेनिंग और योगा, वेट ट्रेनिंग भी यहाँ पे शुरू कर सकते हो। फिर अडल्टहुड, अबव 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर में अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को मेंटेन करने पे फोकस रखना है। प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसीजेस, अब ऐसी टाइम भी आ सकता है कि आपको डिसीज होना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि भाई आप बड़े हो रहे हो, आपका लीवर, आपकी किडनी जो पहले थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग थी, वो अब वीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अडल्ट, आप बूढ़े होते चले जाओगे इस पीरियड के बाद। क्योंकि अब आप 18 ईयर्स है, तो ये 18 से 80, 18 से 90, 18 से 70 कुछ भी हो सकता है। तो वो थोड़ा वीक होने लगता है, तो आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को ऐसा रखना चाहिए कि भाई आपको बीमारियाँ ना हो। इंटेंसिटी में डिक्रीज़ विद एज, जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी जो इंटेंसिटी है, काम को करने की जो तीव्रता है, वो आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट 2 डेज़ वीक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब वेट ट्रेनिंग ही होता है, जहाँ पे आप वेट उठाते हो। तो कम से कम 2 दिन आपको वो करनी है हफ्ते में। स्ट्रेचनिंग विद लिम्ब मूवमेंट, आपके जो लिम्ब्स हैं, हाथ पैर जो है, कमर जो है, उनकी स्ट्रेचनिंग करनी है। जॉगिंग आप कर सकते हो, इंटरवल जॉगिंग कर सकते हो रुक रुक के। वेरीड वॉकिंग पेस, कभी तेज चलो कभी धीरे चलो, वेरी करते करते। योगिक आसन, योगा आसन आप 1 घंटा रोज कर सकते हो। और विग्रस एक्टिविटीज में रनिंग, पुशअप एक्सेट्रा, ये भी आप कर सकते हो। विग्रस का मतलब मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे एक्सट्रीम हार्ड एक्टिविटीज ये जो होती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको पूरी समझ में आ गई होगी। ये आपकी एज है, उस डेवलपमेंट स्टेज को क्या बोलते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि क्या-क्या चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती है बच्चों में इस उम्र में या लोगों में इस उम्र में, और एक्सरसाइज गाइडलाइंस उनके लिए क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरे आंसर को अपना फ्रेम कर सकते हो, पॉइंट से ही आप समझ जाओगे, हिंदी में भी है। फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और आई होप ये हमने 15-14 मिनट हो रहे हैं और हमने 15 मिनट में पूरा ये अपना एक अच्छा टॉपिक कर लिया, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, व्हाट इज द की एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर टॉडलर्स, तो टॉडलर्स आपको पता होगा 0 to 2 ईयर्स। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि टॉडलर्स हो गया, या फिर हमने जो अपने नोट्स में यहाँ पे वर्ड यूज किया है इन्फेंटहुड। एक मिनट, मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको। इन्फेंटहुड,
इसे ऐसे भी लिख के आपको आ सकता है, हो सकता है आपको साल लिख के ना आए, तो आपको पता होना चाहिए कि किस एज ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या करते हैं, टॉडलर शुड बी मेड एक्टिव फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स अ डे, दे शुड फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, तो ये तो नहीं होगा भाई, बच्चों को क्या कॉम्पिटिटिव कराओगे। दे शुड परफॉर्म रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, बिल्कुल नहीं, वेट ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है, वेट ट्रेनिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है वेट ट्रेनिंग, तो ये तो नहीं होगा। और योगा एक्सरसाइज तो ये भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो गया, टॉडलर्स 3 घंटे तक एक्टिव रोज होना चाहिए, हमने ऊपर अपने नोट्स में भी देखा था, ठीक है। फिर व्हाट इज द प्राइमरी फोकस फॉर चिल्ड्रन फिजिकल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, 3 से 7 साल के बीच में। तो डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स अंडर प्रेशर, मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स, पार्टिसिपेशन रेदर देन कॉम्पिटिशन, और इंटेंस विगरस एक्सरसाइजेस। तो भाई देखो, 3 से 7 साल के बच्चों को आप इंटेंस एक्सरसाइज तो नहीं कराओगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स अंडर प्रेशर आप उनको ऐसा नहीं कराओगे, ये हमारा बात की बात है, अडल्टहुड या उसके थोड़े से पहले की बात है। मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स तो ये भी नहीं कराओगे, हमने पढ़ा था कि पार्टिसिपेशन पे हम फोकस करते हैं, जहां पे हम बच्चों को ग्रुप में खड़ा कर देंगे और उनसे बोलेंगे कि खेलो, एंजॉय करो, ना कि आपस में लड़के दिखाओ कि कौन तुम में से जीतता है। फिर 13 से 18 साल में आपका जो एडोलसेंट्स वाला ग्रुप आ जाएगा, इसमें क्या है, स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ओनली वेरी लाइट एक्सरसाइजेस, रनिंग, जो जंपिंग रोप, प्लेइंग बास्केटबॉल। तो देखो ये तो नहीं होगा, लाइट एक्सरसाइजेस नहीं होगा। स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की बात हमने यहाँ पे नहीं करी थी, ये जनरली हमने अडल्टहुड में करी थी, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फोकस नहीं करेंगे। साइकिलिंग एंड स्विमिंग एज देयर सोल एक्टिविटी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि साइकिलिंग या स्विमिंग उनकी सोल एक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर लिखा था कि एरोबिक एक्सरसाइजेस उनको कराओ। एरोबिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए, ताकि हम अपना एंड्योरेंस डेवलप कर सके। लेकिन ये बात तो कहीं नहीं थी कि साइकिलिंग या स्विमिंग है, क्योंकि भाई हम रनिंग भी तो कर सकते हैं ना, रनिंग भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता हो किसी के पास साइकिल ना हो और किसी के पास स्विमिंग पूल ना हो या नदी ना हो उनके घर के आसपास, तो भाई वो तो भाग तो सकता ही है, रोड और जमीन तो हर जगह है। तो सोल एक्टिविटी कहने को तो रनिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना रनिंग है, ना साइकिलिंग, ना स्विमिंग है। तो आपका ऑप्शन क्या बचा, रनिंग, जंपिंग रोप एंड प्लेइंग बास्केटबॉल, क्योंकि हमको बोला गया था कि भाई आपको अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करना शुरू कर देना है, और स्ट्रेंथ के लिए ये आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी आई होप अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फिर अपने कुछ फीडबैक भी छोड़ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपका आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।